हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विद अशोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। आज का जो टॉपिक है वो है मेटल। अब मेटल में ये थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। आप लोग के पास दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 पहुंच चुका है, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे, मटेरियल का प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी देखे थे पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में भी यही सब कुछ देखते हुए आगे की तरफ थोड़ा ये देखे थे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है यील्ड पॉइंट, क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, क्या होता है प्रत्यास्था। ये हम क्या किए थे, पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो हम ले चलते हैं आपके मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो जो होता मटेरियल हमारा जो होता है वो उसमें हमारे कौन सी ऐसे एलाइंग एलिमेंट हैं जिसके मिलाने से हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इंक्रीज हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलाइंग एलिमेंट हैं कौन कौन से एलाइंग एलिमेंट ऐसे हैं जिसको मिलाने से मटेरियल के प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो चेंज मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम आवश्यकता अनुसार चेंज करने के लिए हम कुछ एलाई एलिमेंट मिलाते हैं जिसको हम लोग बोला गया। अब ये एलाई एलिमेंट दो तरीके के आते हैं, एक फेरस एलाई एलिमेंट और एक नॉन फेरस एलाई एलिमेंट, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं फेरस एलाई एलिमेंट, ठीक है। तो जो फेरस एलाई हमारा है, फेरस एलाई एलिमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हुए आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा समय लास्ट ना करते हुए, हाँ एक थोड़ा सा हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को तो देख रहे हैं, वीडियो वॉच तो पूरी तरीके आप लोग कर ले रहे हैं, बट उसको सब्सक्राइब चैनल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा हर एक वीडियो का आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में लाइक भी करना होगा, ठीक है। तो ज्यादा समय इधर लास्ट ना करते हुए चलते हैं आगे की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक मेरा आज का है एलाई या फेरस एलाई। अब फेरस एलाई में पहला हमारा टॉपिक है क्रोमियम। जो क्रोमियम होता है ये क्या होता है, ठीक है। ऐसा फेरस एलाई, ये क्रोमियम या क्या होता है, ये फेरस एलाई होता है। अर्थात अगर बोला जाए कि फेरस एलाई किसको कहेंगे, ठीक है, फेरस एलाई किसको कहेंगे, तो फेरस एलाई का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे एलाई एलिमेंट जिसमें आयरन के कण पाए जाते हों, ठीक है। फेरस मतलब होता है क्या, आयरन। जिस एलाई एलिमेंट में आयरन के कण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस एलाई, ठीक है। तो अब उसी में पहला हमारा फेरस है क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम ऐसा एलाई एलिमेंट है जिसको हम मिलाने से कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या कैसी प्रॉपर्टी स्टील में इंक्रीज होती है, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहली पॉइंट है हम पॉइंट बना के सारे लिख कर रखे हुए ताकि टाइमिंग थोड़ा कम लगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है, यह ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है, ठीक है। ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है, ये क्या चीज है, ग्रेन स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, ये क्या होता है ये समझिए, ठीक है। ग्रेन स्ट्रक्चर का मतलब है, थोड़ा इधर आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ग्रेन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्टील की जो आंतरिक संरचना होती है उस संरचना के जो कण होते हैं या आयरन कण जो होते हैं वो कण को बारीक करना या मोटे बनाना, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये आंतरिक संरचना दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर मैं मानूं कि ये कण हमारे ऐसे कण हैं, समझिएगा, एक मोटी मोटी बात समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, कण है। ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने वाले ये जो हमारा कण हुआ है, इस कण को क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। ये साइज है ये, ठीक है। कण के साइज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन बोलते हैं। अब जितने छोटे छोटे ग्रेन होंगे, जितने छोटे छोटे कण होंगे, वो हमारे उतने ही नंबर मतलब उतना ही अच्छा ग्रेन साइज के कहे जाते हैं, ठीक है। अगर ये मोटे मोटे कण हैं तो बहुत ज्यादा खुरदुरे, और जितने मोटे कण होते हैं वो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी मटेरियल की प्रॉपर्टी में क्या होती है, वो ब्रिटलनेस होती जाती है।
और जितने ही ये कण जो हमारा ग्रेन साइज है बारीक होता जाता है, उतना हमारा क्या होगा, इसमें मैलिबिलिटी गुण बढ़ती चली जाएगी। ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेन, इसमें पॉइंट क्रोमियम है, पहला पॉइंट यही है कि ग्रेन स्ट्रक्चर को, ग्रेन साइज को रिफाइन करता है। ठीक ना। तो रिफाइन का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े कण को तोड़ तोड़ करके ये क्या कर देता है, छोटे छोटे कण के रूप में बना देता है। ठीक ना, छोटे छोटे कण के रूप में बना देता है। तो कोई भी मटेरियल अगर बड़े कण से छोटे के कण के रूप में बन रहा है तो हम बोले कि उसमें मशीनिंग या मैलिबिलिटी बढ़ जाती है। और मैलिबिलिटी जिसकी बढ़ती है तो उसमें हमारा क्या इंक्रीज हो जाता है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कभी कभी आपके कंपटीशनों में ऐसे आएगा कि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या बढ़ती है किस एलाइंग एलिमेंट से। ठीक ना। तो ऐसे ढेर सारे नाम दिए रहेंगे, तो आप जानिएगा क्रोमियम जो होता है क्रोमियम मिलाने से कण में रिफाइनिंग क्रिया होती है, और जब उसके ग्रेन स्ट्रक्चर में रिफाइनिंग होता है तो हमारा क्या होगा, उसमें कण छोटे छोटे होंगे तो डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक ना। और इसके साथ साथ आगे है आयरन कार्बाइड बनाता है। ठीक ना। इसके साथ साथ जब हम मटेरियल में क्रोमियम मिला रहे हैं तो इस टाइम हमारा क्या होता है, इसके अंदर एक संरचना, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया के दौरान होता यह है कि इसके अंदर कार्बन के ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, सारे कण को जोड़ देते हैं। ठीक ना। मतलब ये कह सकते हैं कि कार्बन क्या होता है, एक कण को दूसरे कण को इतने जल्दी, इतने जबरदस्त तरीके से उसको जकड़ के रखता है कि छोड़ता नहीं। ठीक है। और जो जितने ज्यादा जकड़ के रखेगा वो उतना ही हमारा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें आयरन कार्बाइड बन रहा था, तो आयरन कार्बाइड का मतलब ये होता है कि क्रोमियम मिलाने से स्ट्रक्चर हमारा हार्डनेस में परिवर्तित हो जा रहा है, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर हमारा इतना ज्यादा हार्ड हो जा रहा है कि उससे हम कटिंग टूल का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग सुने होंगे कार्बाइड टिप। ठीक है, कार्बाइड टिप। तो कार्बाइड टिप जो होता है वो हम लोग ब्रास का बनाते हैं, तो बस ब्रास में क्या होता है, यही प्रॉपर्टी इंक्रीज कर दिया जाता है, कार्बाइड, आयरन कार्बाइड उसमें रिएक्शनिंग क्रिया करके प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक ना। और जब ये प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है तो हमारा मटेरियल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक ना। अब अगला है कि इसमें एक प्रॉपर्टी और इसके साथ में इंक्रीज होती है, वो होता है कि करोजन से बचाता है। करोजन मतलब होता है जंग। ये क्या, क्रोमियम क्या होता है, जंग लगने से बचाता है। ठीक ना। और इसके साथ में अगली पॉइंट है कि हाँ, ये तो हम बता दिए कि हार्डनेस और डक्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक ना। और इसकी गलनांक होता है, अगर गलनांक कहीं पूछ दिया तो 1800 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक ना। तो यहाँ से हमारा ये क्रोमियम समाप्त हो गया। और आगे हमारा है निकिल। ठीक ना। हमारा क्या है, अगला टॉपिक है निकिल। अब निकिल अगर हम किसी स्टील में मिला रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है ये देखते हैं। देखिएगा हाँ, निकिल हमारा कलर में कैसा होता है, सॉरी इसमें हम शायद क्रोमियम में कलर नहीं बताया, कलर आप जान लीजिएगा, सफेद और नीले झलक में। सफेद तो होता है बट वो सफेद होते हुए भी हल्का नीले कलर में होता है। ठीक ना। अब हम चलते हैं निकिल की तरफ, और निकिल का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक ना। और इसके साथ अगला पॉइंट है, ये कार्बाइड नहीं बनाता। ठीक ना। निकिल क्या करता है, कार्बाइड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, और अगर कोई कार्बाइड स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है तो वो कठोर नहीं हो पाता। ठीक ना, कठोर नहीं हो पाता। बट निकिल मिलाने से कठोरता इंक्रीज होती है, बट क्रोमियम के अपेक्षा नहीं हो पाती। ठीक ना। तो हम अब जब ये निकिल में कठोरता इंक्रीज होती तो कैसे हो जाती है इंक्रीज, क्योंकि क्रोमियम तो हमारा कार्बाइड बन रहा है, जिसमें कार्बाइड नहीं बन रहा है तब पर इसमें कठोरता
इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट अंतर इतना है कि क्रोमियम में ज्यादा होता है, निकिल में कुछ कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंक्रीज, जो हार्डनेस इंक्रीज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि निकिल हमारा क्या होता है, बहुत घुलनशील, मतलब सेल्यूबल होता है। क्या होता है, सेल्यूबल होता है। सेल्यूबल माने घुलनशील होता है, ठीक है। सॉरी, ये जब मटेरियल में, स्टील में जब मिलाते हैं तो ये क्या करता है, पिघलते पिघलते समय ये पूरे मटेरियल, मतलब ये हर एक मटेरियल के हर एक कण के पास ये पहुंच जाता है, ठीक है। और जब एक हर एक कण के पास पहुंच जाता है, उसके सारे कण पे एक अपना लेयर बना देता है, और लेयर होने के कारण ये क्या इंक्रीज कर देता है, हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हार्डनेस और टफनेस किस मटेरियल, किस एलिमेंट को मिलाने से प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो हार्डनेस टफनेस अगर इंक्रीज हो रही किसको मिलाने से, निकिल मिलाने से, ठीक है ना। अब अगर ये पूछ दिया गया कि हार्ड, और एक चीज और इसमें है, एक बात और जान लीजिए, अगला पॉइंट है इसमें, यहाँ देखिएगा, अगला पॉइंट है कि ये जो हार्डनेस होता है, हार्डनेस निकिल तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है, बट एक कंडीशन ये होगी उसमें कि डक्टिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक ना। ये निकिल ऐसा एलिमेंट है कि हार्डनेस इंक्रीज करेगा बट डक्टिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर क्रोमियम और निकिल दोनों मिला करके किसी मटेरियल में या किसी स्टील में डाल देते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी हमारा हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाती है और टफनेस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हार्डनेस और टफनेस दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, बट उसके प्रॉपर्टी में, डक्टिलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये सारे पॉइंट कवर हुए, और इसमें एक पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। अगर कोई बोल दिया कि इसका गलनांक कितना होता है, तो आप गलनांक बताएंगे 1455 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1455 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। अब देखिएगा इसी के साथ एक और है, ये पॉइंट ये है कि कभी कभी कंपटीशनों में आता है, ये पॉइंट डालने वाले नहीं थे बट कंपटीशनों को देख करके मैं डाल दिया, कि कंपटीशन कभी कभी ये पूछता है कि इनवायर स्टील किस मटेरियल या किस एलिमेंट से बनाया जाता है, ठीक ना। तो इनवायर स्टील का जो एलाइंग एलिमेंट होता है वो निकिल होता है, ठीक ना। अब इनवायर स्टील होता क्या है, ये भी आप पूछेंगे इनवायर स्टील क्या है। तो इनवायर स्टील वो स्टील होता है जिस पे रासायनिक क्रिया का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात कि वायुमंडली का कोई उस पर इफेक्ट न पड़े। हम या ये कह सकते हैं उस पे जंग ना लगे, ठीक ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनवायर स्टील क्या होता है, जिसपे हमारा जंग ना लगे, ठीक ना। वही, और इनवायर स्टील में अगर ये पूछ दिया कि निकिल कितना परसेंट होता है, तो हम लोग बताएंगे 35% निकिल होता है। कितना होता है, 35%, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक है मैग्नीज, ठीक है। क्या है, मैग्नीज। और मैग्नीज आपको बहुत IM मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नीज, ठीक ना। वैसे मोस्ट तो सारे हैं, मोस्ट ही हम सिर्फ लिखे हुए हैं, ठीक है, बट यह है मैग्नीज कुछ ज्यादा पूछता है, ठीक ना। अब देखिएगा मैग्नीज क्या है। मैग्नीज क्या होता है, कलर में अगर इसका पूछा जाए तो यह सफेद तथा रेडिश झलक वाला होता है, ठीक ना। अब रेडिश क्या है, ठीक ना। सफेद तो होता है, सफेद के साथ साथ में हल्का रेड कलर में, हल्का लाल कलर में होता है, ठीक ना। सफेद तो होता ही है बट वो कैसा होता है, हल्का सफेद होता है, ठीक ना। तो अगली इसमें पॉइंट है हमारा, यह क्रिटिकल रेंज को कम कर देता है, ठीक ना। अगली पॉइंट क्या है, क्रिटिकल रेंज को कम कर देता है। अब क्रिटिकल रेंज होता क्या है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बच्चों क्रिटिकल रेंज ही नहीं जान रहे हैं, ठीक ना।
तो क्रिटिकल रेंज को कम करने का मतलब ये है, क्रिटिकल रेंज जो होता है, क्रिटिकल रेंज का मतलब ये है कि जहां से अगर ताप देने पर इंटरनली संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है और जहां तक परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, उसके बीच का जो क्षेत्र है वही हमारा क्या है, क्रिटिकल रेंज है, ठीक ना। जैसे अगर किसी स्टील में आप लोग क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये सुने होंगे, ठीक ना। तो जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 723 डिग्री है। अब यहाँ 723 डिग्री से लेकर के अपर क्रिटिकल, हर मटेरियल का अपर क्रिटिकल अलग अलग होगा, हर स्टील का अलग अलग होगा। तो जैसे अगर मैं मान लूँ 900 डिग्री सेल्सियस अपर क्रिटिकल है, ठीक है, तो 723 से 900 डिग्री टेम्परेचर तक के बीच का जो क्षेत्र है वही हमारा क्या है, क्रिटिकल रेंज है, ठीक ना। अब ये क्या करता है, यह क्रिटिकल रेंज को कम कर देता है, ठीक ना। अर्थात कोई मटेरियल हम ये कहें कि 700-800 डिग्री पे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त कर ले रहा है और उसको अगर हम मैग्नीज मिला दें उस मटेरियल में तो 800 की बजाय वो 500 पे ही ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाए या 400 ही टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाए, तो उस समय उस मटेरियल में प्रॉपर्टी क्या क्या इंक्रीज होगी, ठीक ना। जब क्रिटिकल रेंज को कम कर दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी कि जैसे वो मैग्नेटिक को खींचने की संभावना उसमें कम हो जाती है, ठीक ना। देखिएगा जितने आपको अलौह धातु हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस बात को, जितने अलौह धातु हैं जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है, अगर उसका गेसिंग करिए, आप लोग एनालिसिस करिएगा कि उसके मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक ना, किसकी अपेक्षा, आयरन स्टील की अपेक्षा, ठीक ना। तो जिसके मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो उसका क्रिटिकल रेंज भी तो कम ही होगा, ठीक है। और जब क्रिटिकल रेंज हमारा कम होगा तो वही कम होने के कारण वो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, ठीक ना, या चुंबक उस मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीज मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, अचुंबकीय प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमारा क्लियर हो गया। अब अगली पॉइंट है, यह हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ये क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब ये है कि हार्मफुल बोलते हैं, ये नाम है हार्मफुल इंग्लिश में, बट अगर ये पूछा जाए हार्मफुल इफेक्ट क्या है तो ये समझिएगा कि बाहरी वातावरण जो होता है या बाहरी जो गैसें होती हैं वातावरण में, वो हमारे मटेरियल में जब मेल्टिंग कर रहे हैं, ठीक ना, जब उसको गला रहे हैं, जब मैग्नीज मिला रहे हैं, उस टाइम ये हमारा क्या करता है, उसमें बाहरी वातावरण को आने से रोकता है, ठीक ना। तो हार्मफुल इफेक्ट मतलब ये हो सकता है, ये है कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें मटेरियल में दरारें तथा ब्लो होल बनने से ये रोकता है, ठीक ना। मैग्नीज क्या है, हार्मफुल इफेक्ट मतलब ये हो गया कि उसमें दरारें और ब्लो होल बनने से रोक रहा है, ठीक ना। अब अगली पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 1244 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। कितना होता है, 1244 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा इधर का ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब इस टॉपिक को हम हटा दे रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए जगह मिलेगा, ठीक ना, मुझे समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, ठीक। देखिएगा अगली पॉइंट हमारा सिलिकॉन, ठीक ना। सिलिकॉन क्या होता है ये देखते हैं। सिलिकॉन में पहला पॉइंट है, यह डीऑक्सीडेशन का कार्य करता है, ठीक ना। यह क्या काम करता है, डीऑक्सीडेशन का काम करता है। और डीऑक्सीडेशन होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक ना। डीऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि जब मटेरियल पिघला रहे हैं, जब हम स्टील तैयार कर रहे हैं, उस समय हमारा बाहरी वातावरण जो होता है उसमें गैस जाने से रोकता है। जैसे
मेरा कोई ये हम मटेरियल बना दिए, ठीक ना। और मटेरियल जैसे सब इसमें कण भरे हुए हैं, मटेरियल सब ढेर सारे कण हैं, ठीक ना। अब ये कण, ये हमारा सिलिका क्या करता क्या है कि डीऑक्सीडेशन से रोक रहा है। तो इसका मेन काम होता है कि इस मटेरियल के ऊपरी परपटी पर, ठीक ना, मटेरियल के ऊपरी परपटी पर, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल के साथ साथ उस हर एक कण में ऊपरी परपटी पे हमारा क्या लग जाता है, ये हमारा सिलिकॉन लग जाता है, ठीक ना। और जब ये सिलिकॉन ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, चारों तरफ से लेयर घूम करके चारों तरफ से फैल जाता है, उस कंडीशन में हमारा इस पर न तो बाहर से कोई गैसें आ पाती हैं और न ही अंदर की अगर कोई गैस भी होगी तो न ही बाहर जा पाएगी, ठीक ना। तो अब ये क्या होती है कि अंदर जब कोई गैस, इस मटेरियल तो गैस तो है ही नहीं पहले से ही, बट ये है कि जब बाहर वातावरण में जब पिघला रहे हैं, बाहरी के वातावरण का गैसें अंदर आने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। और उस समय ये हमारा सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का जो लेयर चढ़ जाता है ऊपर की तरफ से, वो हमारा क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं, और यही क्रिया पूरा क्या होगा, डीऑक्सीडाइजेशन क्रिया होती है, ठीक है। डीऑक्सीडाइजेशन क्रिया का मतलब कि बाहरी वातावरण को मटेरियल में जाने से रोकना, ठीक ना। अब इसके कारण प्रॉपर्टीज में क्या इंक्रीज हो रही है, प्रॉपर्टी हम लोग ये देख रहे हैं कि जब बाहरी वातावरण इसमें नहीं जाएगा तो क्या पड़ेगा, इसमें हमारा ब्लो होल नहीं जनरेट होंगे, दरारें नहीं जनरेट होगी, क्योंकि ब्लो होल दरारें तभी आती हैं जब इसमें गैस भर जाए और वो गैस जब मटेरियल ठंडा होने लगता है तो वो मार्ग ढूंढे बाहर निकलने के लिए, ठीक ना। तो इसके कारण जब मार्ग ढूंढता है तो इसमें ब्लो होल बन जाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डीऑक्सीडेशन करता है और जिसके कारण इसमें हमारे ब्लो होल और दरारें नहीं बनते, ठीक ना। और दूसरी चीज कि जब ये इफेक्ट वायुमंडल जो है, वायुमंडलीय इफेक्ट इसमें नहीं जाने दे रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या ये मटेरियल हमारा बाहरी वातावरण से इफेक्ट पड़ेगा या जंग लगेगा, तो हम कहेंगे नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अंदर हमारा क्या है, बाहरी गैसें नहीं जा पा रही हैं, जब नहीं जा पा रही हैं तो हमारा इसमें जंग लगने की कोई संभावना नहीं होती है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जंग रोधी मटेरियल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ये भी पॉइंट, हाँ। और अगला लास्ट में बचा हुआ है गलनांक। गलनांक आप लोग याद कर लीजिएगा, हर एक मटेरियल का याद कर लीजिएगा। गलनांक सिलिकॉन का 1400-1100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। आप लोग हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए इसका मटेरियल का गलनांक और घनत्व, ठीक है, जो अपेक्षित घनत्व होता है वो भी हर एक मटेरियल का याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशनों में गलनांक और आपके अपेक्षित घनत्व बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। और इसके साथ साथ में ये आपकी जो प्रॉपर्टी है तो पूछी जाती है, तो हम आपका यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी है मोलिबेडनम, ठीक ना। मोलिबेडनम जो होता है ये हमारा क्या होता है, अगर किसी स्टील में जब मोलिबेडनम मिलाते हैं तो फिर क्या प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो पहले जान लीजिए कि मोलिबेडनम होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो मोलिबेडनम सफेद कलर में होता है, ठीक ना। मोलिबेडनम कैसा रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और उसके साथ साथ में अगर मोलिबेडनम हम किसी मटेरियल में, स्टील में मिला रहे हैं तो मिलाने पे कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, मशीनिबिलिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ठीक ना। वो हार्डनेस तो रहेगा ही, बट उसमें हार्डनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, टफनेस हल्का सा हल्का बढ़ जाएगा और डक्टिलिटी भी इसमें इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हम आसानी से मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि मशीनिबिलिटी हमारे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्या मिलाने से, मोलिबेडनम मिलाने से, ठीक ना। अब इसके बाद अगर हम ये बोले कि
क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम और निकिल के साथ साथ अगर मोलिब्डेनम मिला रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि मशीनेबिलिटी प्राप्त होती है। ठीक है, क्या क्या, क्रोमियम और निकिल के साथ साथ में मोलिब्डेनम जब मिलाते हैं, ठीक है, तो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा मशीनेबिलिटी प्राप्त होगी। ठीक, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 2620 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से थोड़ा समझ लीजिएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि मशीनेबिलिटी सबसे अधिक प्राप्त होगी क्रोमियम और निकिल मिलाने से। ठीक है ना, देखिएगा, देखिए क्रोमियम में हम बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि क्रोमियम में हमारी क्या हो रही है, डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कोई चीज जब डक्टिलिटी इंक्रीज होती है तो थोड़ा सॉफ्टनेस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नरम हो रहा है। ठीक है, तो जब ये नरम हो रहा है और निकिल हमारा क्या कर रहा है, निकिल भी हार्डनेस तो बढ़ा ही रहा था, बट साथ में ये काम ये कर रहा कि डक्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, डक्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था। तो ये हमारा नर्म कर रहा है, क्रोमियम हमारा क्या कर रहा है, नर्म कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये हमारे डक्टिलिटी पे कोई असर नहीं डाल रहा है, डक्टिलिटी पे कोई असर नहीं डाल रहा है। ठीक है, अब मोलिब्डेनम हमारा क्या करता है, मोलिब्डेनम भी हमारा मशीनेबिलिटी बढ़ा रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये भी हमारा नर्म करता है। ठीक है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं, देखिए दोनों नर्म कर रहे हैं दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, नर्म कर रहे हैं, और नर्म करने के कारण ही, और ये हमारा जो निकिल होता है, निकिल हमारा डक्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, सिर्फ हार्डनेस को ही बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा मोलिब्डेनम में सबसे ज्यादा तीनों मिला देंगे तो मशीनेबिलिटी प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगला हेडिंग हमारा है बेडिनम, बेनेडियम। बेनेडियम होता है, बेनेडियम क्या है, ये भी हमारा एक सफेद रंग का या ग्रे रंग का कलर होता है। ठीक है, बेनेडियम भी कैसा कलर का होता है, सफेद या ग्रे रंग का होता है। ठीक है, और इसको बेनेडियम अगर हम किसी स्टील में मिला दे रहे हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जब बेनेडियम अगर किसी मटेरियल में मिलाएंगे तो यील्ड पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, यील्ड पॉइंट को बढ़ा देता है, क्या कर देता है, यील्ड पॉइंट को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम ये बताए थे यील्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, जो हमारा जो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो थोड़ा कम समझ पाएगा, बट यील्ड पॉइंट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको जाके आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यील्ड पॉइंट कुछ हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाए थे, ऐसा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है, जो हम लिखे थे प्रत्यास्था सीमा। ठीक है, प्रत्यास्था जो सीमा होता है वही हमारा क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, अब प्रत्यास्था सीमा क्या होता है ये जानिए। प्रत्यास्था सीमा का मतलब ये होता है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे अगर खींच रहे हैं तो जहां तक खींचने तक, जितनी दूर तक खींचने तक वो अगर छोड़ दे, उस पर लोड हटा दे तो पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाए। ठीक ना, जहां मतलब ये हम ये कह सकते हैं जहां तक इलास्टिसिटी का गुण जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। अब अगर इससे ज्यादा खींच रहे हैं तो अपनी अवस्था में अगर छोड़ देंगे तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कौन से पॉइंट होगा, यील्ड पॉइंट होगा या प्रत्यास्था सीमा होगा। ठीक है, और इसी यील्ड पॉइंट को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, क्या, जब वेनेडियम मिला देते हैं। ठीक है, तो अर्थात अगर कोई राड हम खींच करके इतने दूर कर सकते थे तो अब अगर वेनेडियम मिला दिए स्टील में, फिर खींचेंगे इतने से हम इतना दूर खींच सकते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर पुनरावस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और किसी मटेरियल जब इंक्रीज बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो उस मटेरियल में या उस मटेरियल की हम क्या बना सकते हैं, स्प्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, जिस मटेरियल में जितनी अच्छी इलास्टिसिटी होगी
उसकी उतनी ही अच्छी स्प्रिंग हम बना सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंगनेस क्वालिटी उतनी ही अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि वेनेडियम से मिलाने से हम कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर लेते हैं, स्प्रिंगनेस क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा गया कि स्प्रिंग किस मटेरियल को मिलाकर बनाया है या किस एलॉय एलिमेंट को मिलाकर बनाया गया है, तो हम बताएंगे वेनेडियम। ठीक ना, अब यहां से 2 पॉइंट हो गए और इसके साथ साथ में यील्ड पॉइंट जब आपका बढ़ता है, ठीक ना, जब यील्ड पॉइंट आपका बढ़ता है उसके साथ साथ में आपके स्प्रिंगनेस क्वालिटी बढ़ती है और साथ में ही हार्डनेस और फटिंग रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फटिंग रेजिस्टेंस मतलब हम इसी में बताए थे कि ऐसी नहीं, भौतिक गुण में बताए थे। जब वहां पे जाएंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहे थे, गुण वाले प्रॉपर्टी जो पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे फटिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। फटिंग रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि कोई मटेरियल को हम पकड़कर उसे या बार बार लोड लगाएं या उसको पकड़कर बार बार मरोड़ें, ठीक ना, तो वो हमारा टूटने का विरोध करे, वही हमारा क्या कहलाता है, जो विरोध कर रहा है वही गुण हमारा क्या है, फटिंग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये गुण कब इंक्रीज होता है, जब हम वेनेडियम मिलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पे बार बार लोड लग रहा है तब पर भी वो क्या कर ले रहा है, सह ले रहा है और फिर से पुनरावस्था में चला जा रहा है। तो बार बार लोड लगने पे बार बार वो सह रहा है, कंप्रेसिंग कर रहा है और वो आसानी से सह ले रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी फटिंग रेजिस्टेंस क्या है, अधिक है। ठीक है, तो और दूसरी चीज, यह कार्बाइड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कार्बाइड मतलब इसमें फिर वही चीज बताए थे अभी जब क्रोमियम बता रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, कार्बाइड स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बाइड स्ट्रक्चर जो बनाता है उसमें होता क्या है कि उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक ना, इसीलिए स्प्रिंग जो स्टील होती है वो हमारे काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक ना, दूसरी चीज, अगली पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। ठीक है, तो जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम को गलनांक कितना होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब अगली पॉइंट देखिएगा, टंगस्टन। अगली पॉइंट क्या है, टंगस्टन। ठीक ना, और जो टंगस्टन होता है, अगर किसी मटेरियल में टंगस्टन मिला देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक ना सॉरी, देखिए टंगस्टन मिलाने से किसी मटेरियल में सबसे पहले वो तो उसकी रेड हार्डनेस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरी बात कि टंगस्टन मिलाने से हम, आप जानते हैं कि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है और कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, टंगस्टन का। और जब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है जिस मटेरियल मिलाएंगे तो उसकी भी मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक ना, तो हम ये कर सकते हैं कि यह मेल्टिंग पॉइंट को या गलनांक बिंदु को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक ना, और इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस या 3300 कहीं कहीं 83 लिखा हुआ मिलता है। ठीक ना, और आगे अगर ये कहें कि इसका कटिंग टूल बनाते हैं, कटिंग टूल अभी यहाँ से नहीं समझ में आएगा, पहले हम समझ लेते हैं कि रेड हार्डनेस किसको कहते हैं। ठीक ना, देखिए रेड हार्डनेस इंक्रीज कर रहा है क्या, टंगस्टन। अब रेड हार्डनेस क्या है, देखिएगा, रेड हार्डनेस का मतलब ये होता है कि कोई कटिंग टूल जब कटिंग क्रिया करता है, ठीक ना, जब कोई कटिंग टूल कटिंग क्रिया कर रही है उस दौरान जाब और टूल के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक ना, अब घर्षण के कारण इतनी सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है या इतनी सारी ऊष्मा निकलती है कि आपका के जो टूल का पॉइंट होता है वो एकदम रेड हो जाते हैं। ठीक है, लाल कलर में हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात जब कोई मटेरियल रेड कलर में जब पहुंचता है तो अपना हार्डनेस क्या कर देता है, खोने लगता है। ठीक है, अब हार्डनेस खो करके वो धीरे धीरे
ऑस्टेनाइट अर्थात प्लास्टिक अवस्था के तरफ चेंज होने लगता है। ठीक है, अब कोई मटेरियल प्लास्टिक अवस्था की तरफ जब पहुंचता है, धीरे धीरे चेंजिंग होता रहता है, तो वो अगर उस पर हार्ड मटेरियल काटेंगे सॉरी हार्ड मटेरियल काटेंगे तो हमारा क्या होगा, वो टूल का पॉइंट ही घिसना चालू कर देगा। अगर हम ऐसा कोई टूल एक बना रहे हैं, ये टूल है ना, ये टूल का पॉइंट क्या कर देगा, यहाँ से जब मटेरियल, ये हमारा जाब है, ठीक ना, ये रोलर जाब है, ये टूल है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इतना ज्यादा ये रेड हो जाता है, रेड हो जाता है, ये हमारा पॉइंट प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाता है। और इस पे हमारा क्या होता है, ये हमारा जाब ठंडा होता है, और ठंडा होने के समय ये हमारा कैसा रहता है, हार्ड स्टील रहता है। ठीक है, और जब इस पे कटिंग क्रिया करेगा तो ये हमारा घर्षण के कारण रेड हो जाता है, और रेड होने के कारण ये हमारा प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाएगा। और जब प्लास्टिक अवस्था में पहुंचता है, तब अगर इस पे हमारा जाब घूम रहा है तो ये हमारा कटिंग ना करके ये घिसना चालू हो जाएगा, और घिस करके एक समय ऐसा आएगा, इसका आकार चेंज होकर का कुछ इस तरीके हो जाएगा, ऐसा पॉइंट इसका घिस जाएगा। ठीक है, और जब पॉइंट घिस जाएगा, ये कटिंग करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो हम टूल में ऐसी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर दें जिससे ये रेड तो हो जाए बट उसकी हार्डनेस बरकरार बनी रहे, वो प्लास्टिक अवस्था में न पहुंचे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए फिर हम मिलाते हैं टंगस्टन। ठीक है, फिर क्या मिला देते हैं, टंगस्टन। और जब टंगस्टन हम मिला देते हैं तो उसकी रेड हार्डनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अर्थात अब यहाँ पे मटेरियल हमारा कटिंग कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा रेड तो हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, बट इसकी हार्डनेस कम नहीं हो रही है। ठीक है, और इसलिए हमारा आसानी से कटिंग क्रिया करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कटिंग टूल बनाने के लिए, ठीक है, कटिंग टूल बनाने के लिए टंगस्टन का मिलाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, टंगस्टन जब मिला देते हैं उस टूल में तो हमारा क्या हो जाता है, उसकी रेड हार्डनेस बढ़ जाती है। जैसे आप लोग एग्जांपल में सुने होंगे हाई स्पीड स्टील, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। देखिएगा, हाई स्पीड स्टील में हम लोग नाम सुने हैं कि 18% और 4%, 1% ये इसका रेशियो होता है मटेरियल या एलॉय एलिमेंट का। ठीक है, तो एलॉय 18% हमारा क्या है, ये टंगस्टन है। 18% क्या है, टंगस्टन है, और 4% क्या है, क्रोमियम है, और 1% क्या है, वेनेडियम है। 1% क्या है, वेनेडियम है। ठीक है, तो ये टंगस्टन हम जो मिला रहे हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी टूल में इंक्रीज हो रही है, हाई स्पीड स्टील में, वो हार्डनेस को क्या करता है, रेड हार्डनेस को बढ़ा दे रहा है। ठीक ना, तो यहाँ से ये सारे पॉइंट भी आपके क्लियर हो गए। ठीक है, और दूसरी चीज, टंगस्टन जब मिलाते हैं तो कोई भी चीज है उसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे अपर तरफ बढ़ रही है, ठीक ना, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारा कैसा मटेरियल होगा, हार्ड होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि टंगस्टन मिलाने से मटेरियल हमारा हार्डनेस और टफनेस की तरफ इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, और अगला देखते हैं हम लोग कोबाल्ट। क्या देखते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट अगर किसी मटेरियल में मिला देंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक सॉरी, तब हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो इस समय क्या हो रहा है कि कोबाल्ट मिलाने से पहले ये जान लीजिएगा इसका कलर कैसा होता है। जो कोबाल्ट होता है इसका कलर हमारा सफेद रंग का होता है। ठीक है, और साथ में जब कोबाल्ट मिलाते हैं तो इसमें कौन सा गुण प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक ना, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर किसी मटेरियल में पूछ दिया गया या किसी मटेरियल को जैसे जैसे हम कोबाल्ट किसी मटेरियल में मिलाते जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चुंबकत्व की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक ना, और आप लोग जानते हैं
कि चुंबक जो होता है, जो चुंबक हम लोग देखते हैं, मैग्नेट लेते हैं बाजारों में, टीवी बाजे में लगे होते हैं, जो मैग्नेट होता है अगर उस पर हम स्क्रैच मारेंगे वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, इस पर स्क्रैच नहीं होता, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबक जो होता है वो हार्ड होता है, स्क्रैच नहीं हो पाता, ठीक ना। तो अगर हम कोबाल्ट मिला रहे हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण आ रहा है, तो जब गुण अगर चुंबकत्व को आ रहा होगा तो उसमें हार्डनेस भी तो इंक्रीज हो रही है, ठीक ना। तो ये कंडीशन ऐसा आएगा कि कोबाल्ट हम मिलाते गए, 1% मिलाएंगे थोड़ा चुंबकत्व बढ़ा, 2% मिलाया कुछ और बढ़ा, 3% मिलाया कुछ और बढ़ा, तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे चुंबक हमारा स्टील होता है वो पूरी तरीके से अस्थाई चुंबक बन जाता है। क्या हो जाता है, अस्थाई चुंबक बन जाता है। अब वो स्टील का काम नहीं करता, ठीक है, वो पूरा पूरा हमारा क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है। अब वो पूछता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट को कितना % मिलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट को 35% मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है, 35% मिलाया जाता है, ठीक है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट को कितना मिलाते हैं, 35% मिलाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो कोबाल्ट है, अब ये समझिएगा सॉरी, ये हमारा अस्थाई चुंबक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था तो हार्डनेस इंक्रीज हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट मिलाने से मटेरियल की हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक ना। और कि जिस मटेरियल की हार्डनेस इंक्रीज होती है उस मटेरियल से हम क्या करते हैं, कटिंग टूल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखें कटिंग टंगस्टन से भी हमारा हार्डनेस इंक्रीज ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ भी हम कटिंग टूल का निर्माण किए। और कोबाल्ट से भी हो रहा है तो कोबाल्ट से भी हम क्या करते हैं, कटिंग टूल का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और इसका अगर ये पूछे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कोबाल्ट का होता है 1495 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1495 डिग्री से। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने सारे मेल्टिंग पॉइंट हैं सारे के सारे आप लोग मेल्टिंग पॉइंट याद कर रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशनों में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।